मामूली गवैया, एक मामूली सड़क छाप गवैया आज अगर पार्लियामेंट तक पहुंच गया साहब, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हाथ है साहब। हमारे भी आमदारों ने आपको वोट किया है। दूसरी बात, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज। मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। महाराष्ट्र भर में महानगर पालिका हो या उसके अलावा जितने भी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, गर्मी का माहौल शुरू हो चुका है, सियासी जंग शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, वार पलटवार पे कहीं ना कहीं सवालों के ऊपर उसके जवाब मिल रहे हैं। लेकिन एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा नाम है, एक ऐसा नौजवान है जिस नौजवान ने फिर से एमआईएम के अंदर जो है सांस फूकी है और एमआईएम को पूरे महाराष्ट्र भर में जिंदा कर दिया है। यानी कि एआईएमआईएम महाराष्ट्र भर में उस नौजवान की वजह से वापस से जिंदा हुई है। भले ही विधानसभा में उनका टिकट ना मिलने की वजह से नाराजगी दिखी, लेकिन फिर भी उस नौजवान ने पार्टी में रहकर कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को मजबूत किया। अपने पार्टी के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी को यह सबूत दिखाया, यह दलील दी कि हम वाकई में एआईएमआईएम के सच्चे सिपाही हैं। मेरी मुराद है, मैं उस शख्स के बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे साथ वो नौजवान एक मर्तबा फिर बड़े दिनों के बाद जुड़े हैं। समीर साजिद बिल्डर मेरे साथ जुड़े हैं और ये जो फोटो आपको नजर आ रही है, ये औरंगाबाद के किंग जाने जाते थे। यानी कि औरंगाबाद में एक ऐसी शख्सियत थी जिनके विरोध में लोग इलेक्शन लड़ने से पहले सोचा करते थे। बिन विरोध चुन के आने वाले का नाम साजिद बिल्डर था और ये उन्हीं के फर्जंद है। समीर साजिद बिल्डर मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है और महाराष्ट्र में मैं ये समझता हूं, मेरी अपनी एक मत है कि एमआईएम को जिंदा कर दिया है आपने। जिस तरीके की भागदौड़ है आपके पेज पे मैं देख रहा हूं, कंटिन्यू लगे हुए हैं। क्या समीकरण महाराष्ट्र में नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात को दुरुस्त कर दूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे महाराष्ट्र में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के वजह से ज़िंदा है। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक मामूली सिपाही की हैसियत से पूरे महाराष्ट्र में आज घूम रहा हूँ। ये मौका देने वाले भी मुझे इम्तियाज़ भाई और असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूनिट्स मौजूद है। आजी माजी हमारे पदाधिकारी हैं जो पिछले कई सालों से जो है तो मेहनतें कर रहे हैं। कई सारे नौजवान हैं जो है तो हमारे इच्छुक उम्मीदवार हैं। कई सारे नगर सेवक बनने के लिए जो है तो मेहनतें कर रहे थे। कई सारे नगर अध्यक्ष बनने के लिए मेहनतें कर रहे थे और मैं समझता हूँ क्योंकि मेहनतों का सिला मिलने का वक्त अब आया है। तो कैसा है महाराष्ट्र में इस वक्त एमआईएम का, क्या दबदबा आपको नजर आ रहा है? आप बीच में बिहार भी गए थे, आपके पेज पे मैंने देखा, बिहार भी आप गए। बिहार के इलेक्शन पे तो बाद में बात होगी, क्योंकि महाराष्ट्र पे बात करूंगा। क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें या कितनी विधान परिषद या कितनी जिला परिषद पे आप कब्जा करने वाले? भाई, मैं ये तो नहीं बता सकता कितनी सीटें हम जीतेंगे, मगर ये वादा पूरे औरंगाबाद और पूरे महाराष्ट्र की जनता से मैं करता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन के रिजल्ट पूरे महाराष्ट्र को शॉक करेंगे साहब। हमारे कई सारे नगर अध्यक्ष भी चुन के आएंगे, कई सारे हमारे साथी जो तो नगर कॉर्पोरेटर भी बनेंगे। जिला परिषद की भी कई सारी सीटें हम लोगों ने औरंगाबाद के अंदर और पूरे महाराष्ट्र के अंदर आइडेंटिफाई करके रखी है, वहाँ पर भी इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा सर, अभी जिस तरीके से विधानसभा का इलेक्शन लास्ट टाइम हुआ, टिकट की आपकी बात हुई नहीं हुई वो तो आपका एक लुकआउट है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी में टिकट ना देना, उसके बाद नाराजगी नजर आई थोड़ी सी मुझे। लेकिन इम्तियाज जलील साहब ने जिस तरीके से आपको स्टेज पर बुलाकर कहा कि भाई ये एक नौजवान है और बड़ी जिम्मेदारी आपके सर पर रख दी है इस वक्त। जी देखिए मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं एमएलए इलेक्शन लड़ूं और बड़ा अच्छा माहौल भी उस वक्त में था। कई सारे हमारे नौजवान थे, हमारी इज्जतदार माँ और बहनें थी जिनकी दुआओं की वजह से हम उस मुकाम तक पहुँचे थे। और एज अ पार्टी वर्कर मेरा हक है मांगना, देना नहीं देना इम्तियाज़ भाई और असद साहब का फैसला है। हाँ बिल्कुल, मैं नाराज़ हुआ था क्योंकि मैंने मेहनतें की थी और मेरा हक बनता है मेरे लीडर से सवाल करने का, और मेरे लीडर ने भी मुझे उतना हक दिया है कि मैं उनसे सवाल कर सकूं। बिल्कुल मैं नाराज़ था, इम्तियाज़ भाई से भी नाराज़ था। उसके बाद जब इम्तियाज़ भाई ने मनाया तो हमने माने भी, और मैंने आपके इंटरव्यू के अंदर ही कहा था कि भाई मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में सिर्फ ओहदे के लिए या टिकट के लिए नहीं हूँ साहब। हमारी मोहब्बत है असदुद्दीन ओवैसी साहब से, हमारी मोहब्बत है अपनी क़यादत से, मेरी अपनी क़यादत है ये, और इसको इंशाल्लाह हम किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। ये बात हमने हमेशा कही। और बिल्कुल जब सदर साहब का फैसला आया तो नाराज़गी के बावजूद भी हमने सदर साहब के फैसले को लब्बैक कहा। नासिर सिद्दीकी साहब के लिए भी हम लोगों ने मेहनतें की, इम्तियाज़ भाई के लिए भी हम लोगों ने मेहनतें की। तो ये एक मैसेज, इसके ज़रिए एक मैसेज में तमाम महाराष्ट्र के नौजवानों को ये देना चाह रहा हूँ साहब कि अगर आपको जमात से मोहब्बत है
तो टिकट मांगेगा। अगर सिर्फ अपने मफाद के लिए अगर आप आके टिकट मांग रहे हैं तो बिल्कुल आपको टिकट नहीं मिलने वाला। टिकटों का फैसला बेशक इम्तियाज़ भाई करेंगे, मगर हम भी कुछ रिकमेंडेशन आपके ताल्लुक से करेंगे कि भाई ये जमात के लिए बेहतर है और ये जमात के लिए नुकसानदेह है। तो जो जमात के हक में बेहतर है वो बात हम करेंगे। सर समीर भाई, जिस तरीके से महाराष्ट्र में आप घूम रहे हैं, क्योंकि पहले औरंगाबाद की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, जिला अध्यक्ष आपको बना दिया गया, उसके बाद में आप डायरेक्टली बहुत खुश था, मैं शहर की जिम्मेदारी थी मेरे पास। अच्छा लग रहा था, बहुत खुश था मैं। महाराष्ट्र नहीं, आप समझ में आ रहा है इम्तियाज भाई का दर्द क्या है, कितना घूमना पड़ता है, कितनी ट्रैवलिंग होती है, कितनी बातें आपको सुनना पड़ती है और कितने चीज़ों को आपको सॉर्ट करना पड़ता है। एज ए शहर अध्यक्ष और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के नाते बड़ा छोटा हल्का हुआ करता था, कुछ गिने चुने लोग होते थे, उनको मना लेना, उनकी बात सुन लेना, उनके मसले हल कर देना। मगर आज जब महाराष्ट्र की जिम्मेदारी हमारे पास आई है तो इम्तियाज भाई किन अंगारों पे चलते थे वो भी हमको समझ में आ रहा है। बिल्कुल मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि हैट्स ऑफ टू इम्तियाज जलील, वही बंदा है जो सारी चीज़ें आज भी हैंडल करता है और हमको इम्तियाज भाई गाइड करते हैं किस तरीके से काम किया जाए, कहाँ जाना है, क्या बात करना है, कितनी बात करना है। अभी जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत चल रही है, आप देख रहे हैं, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, बीजेपी हो, उलट फेर का सिलसिला शुरू होगा। बिहार इलेक्शन में लगभग मुझे लगता है कई लोग कई पार्टियां छोड़ के जाएंगे। अब जिस तरीके से एमआईएम पार्टी को आप महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या एमआईएम अपना पड़ाव वहां पर जमा पाएगी या फिर कहीं ना कहीं डगमगाती हुई नजर आएगी एमआईएम? भाई सीमांचल के अंदर पर्सनली मैंने खुद प्रचार किया है, वहाँ के जो हालात है ना अल्ताफ भाई, अगर आप देखेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये हमारे भारत का हिस्सा है। मतलब इस कदर पसमानदगी है, इस कदर गरीबी है, इस कदर वहाँ पे विकास कुछ किया ही नहीं गया। साहब पिछले 70-75 सालों से सीमांचल के लोगों को कोई राहत गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली, मगर पिछले 5 साल में हमारे अख्तरुल इमान साहब ने बहुत सारे काम वहाँ पर किए, रेस्टोरेंट्स वहाँ पर हुए, ओपन हुए। हम जब 5 साल पहले वहाँ पर प्रचार के लिए गए थे साहब, तो कोई रेस्टोरेंट वहाँ पर नहीं हुआ करता था, खाने के लिए परेशान हो जाते थे, ट्रैवलिंग के लिए परेशान हो जाते थे, रास्ते नहीं थे। कुछ काम सीमांचल के अंदर बेशक अख्तरुल इमान साहब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आमदार होते हुए किए, और मैं समझता हूँ कि सीमांचल की पूरी जनता आज की डेट में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यानी पतंग छाप के साथ में है। आप सीमांचल के वीडियोस उठा के देखिएगा साहब, हमारे जलसे उठा के देखिएगा, इस कदर असद साहब के नाम पे वहाँ पे क्रेज़ है जिसकी कोई इंतहा नहीं। वहाँ पे किन कैंडिडेट्स को वोट कर रही है आवाम वो नहीं देख रही, आवाम सिर्फ पतंग छाप और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को और इम्तियाज जलील साहब को देख कर वहाँ पर वोट कर रही है। और मैं समझता हूँ कि सीमांचल के अंदर बहुत बड़े अच्छे आंकड़े ये बार आने वाले हैं। देखिए ईवीएम के अंदर पूरा जो है तो डाटा कैद हो गया। अब मैं ये बोलूँ कि 8 आएंगे 10 आएंगे तो आवाम जो फैसला करेगी वो सीट्स आने वाले हैं, मगर जो आवाम की मोहब्बत हमको मिलती रही है, ऐसे लगता है साहब तिजोरी की चाबी कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ में आने वाली है। अच्छा सर, जिस तरीके से हिमाचल की आपने बात की है, बिहार की बात की है, कांग्रेस अपना पूरा जोर वहां पर लगाई है, क्योंकि मैं जिस तरीके से देख रहा हूं इमरान प्रतापगढ़ी जितने आरोप असदुद्दीन ओवैसी पर लगा रहे हैं, आप वहां पर मौजूद थे उस वक्त। उन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल की उन्होंने बात की कि हेलीकॉप्टर से आप उड़ रहे हैं, किसका डीजल आ रहा है, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप वहां से इतनी सीटें नहीं लड़ाते, हैदराबाद से यहाँ आके 32 सीटें 25 सीटें लड़ा रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी बड़ी जोरों में इमाम के खिलाफ चल रहे हैं। एक मामूली गवैया, एक मामूली सड़क छाप गवैया आज अगर पार्लियामेंट तक पहुंच गया साहब, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हाथ है साहब। हमारे भी आमदारों ने आपको वोट किया है। दूसरी बात भाई देखिए, वो सीमांचल के अंदर बिहार के अंदर हमको गिराने आए थे, खुद ही हेलीकॉप्टर से उतर के गिर गए। तो जो ऑलरेडी गिरा हुआ है उसके बारे में मैं कोई जवाब दूँ ये बेहतर नहीं है। कांग्रेस के हद तक एक बात समझ लीजिए साहब, कांग्रेस और तेजस्वी ये दोनों को हमारे अख्तरुल इमान साहब ने जाके लेटर दिया था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये हुक्म है कि आप हमको 6 सीट दे दीजिए और आप हमको जो तो अपने साथ भागे हिस्सेदार बना लीजिए। 6 सीट नहीं दिए। फिर उसके बाद जो तो तेजस्वी ने जवाब दिया कि हमारे पास कोई आके मिला ही नहीं। तो हमारे अख्तरुल इमान साहब ढोल नगाड़े बजाते हुए इनके तेजस्वी के घर पे गए, उसके घर के गेट के बाद ढोल बजाए, नगाड़े बजाए, फिर जो है तो लेटर दिए कि साहब हमको जो है तो आप इस जो है तो गठबंधन का हिस्सा बना लीजिए और हमको ज़्यादा सीट मत दीजिए, सिर्फ 6 सीट दीजिए। ये 6 सीट के ऊपर भी हम मानने के लिए तैयार थे, मगर जो है तो इस गठबंधन ने हमको 1 सीट का भी जो है तो लायक नहीं समझा, हमको गठबंधन के अंदर शामिल नहीं किया। उसकी वजह से हमको जो है तो वहाँ पर सीट्स लड़ना पड़ी साहब, हमको हमारी ताकत दिखानी पड़ी, 6 सीट मांगे। और आज की डेट में सीमांचल के अंदर बिहार के अंदर ये हाल है साहब कि अगर इनको सरकार बनाना है तो मैं समझता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जरूरत पड़ने वाली है।
और एक बात बिहार की आवाम को मेरा सलाम है कि इनको पता था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 आमदार हमको छोड़कर भागे हैं, जिनको तेजस्वी ने खरीदा था, उन 4 आमदारों का आज हाल वहां पर जाकर देख लीजिए साहब। सीमांचल की आवाम ने ये पैगाम दे दिया पूरे मुल्क को कि हम किसी कैंडिडेट के साथ नहीं है, हम पतंग छाप यानी अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ। सर, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का जिस तरीके से हाल है या आरजेडी का हाल है, अगर महाराष्ट्र में ये मौका में बनता है, सारी नाराजगियां दूर हो जाए, भाई चलिए हम लोकल लेवल पर आपके साथ गठबंधन करते हैं, अगर ऐसा हो सकता है क्या कि भाई कांग्रेस, एमआईएम या दीगर और पार्टियां, वंचित बहुजन आघाड़ी हो गई या फिर शरद पवार की राष्ट्रवादी, ये सारे मिलकर, उद्धव ठाकरे मिलकर, भाई चलो हम सब मिलकर एक साथ इलेक्शन लड़ लेते हैं इस बार, या कांग्रेस एमआईएम इस बार लड़ लेती है, तो क्या होगा? इसके ऊपर बात होगी क्या? बैरिस्टर असदुद्दीन ये बात तो पहले करने की कोशिश की है ना हम लोगों ने। एमएलए इलेक्शन के टाइम पे खुले मन से आप मीडिया भाइयों के जरिए से ही इम्तियाज भाई ने पैगाम दिया था कि हम गठबंधन में आने के लिए तैयार हैं, आप हमको बुला, हम बैठ के बात करेंगे। और एक जो तो हमारे को अगर इज्जतदार आप कुछ मौका देंगे, सीट देंगे, तो बिल्कुल हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। हमारे ओपनली बोलने के बाद भी ना कांग्रेस ने हमारी बात को कोई जवाब दिया, ना राष्ट्रवादी ने हमारी बात को कोई जवाब दिया। तो अब मैं समझता हूँ कि अब गठबंधन के लिए रास्ते तो खुले नहीं है। अब मेरे इच्छुक उम्मीदवार जो है अलग अलग हलकों के, उनके साथ हमको न्याय करना है, तो हम यही कहेंगे कि इम्तियाज साहब से कि साहब अब इस इलेक्शन में गठबंधन की जरूरत हमको नहीं है, एकला चलो रे वाला नारा बेहतरीन है। और इंशाल्लाह एक बार जब हमारे पार्षद, हमारे नगर सेवक चुन के आ जाएंगे, उसके बाद देखेंगे किससे गठबंधन करना है। 2 सवाल आखिरी ऐसे हैं, 2 थोड़े कठिन आपके लिए भी हो सकते हैं। एक पहला सवाल ये कि आप इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो आपका मन है। दूसरा ये सवाल है कि भाई इस बार अगर जो पुराने लोगों उनका टिकट अगर इस बार कटता है, बड़ा मुश्किल आपको हो जाएगा, क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से नगर सेवक हूं, मेरा टिकट अगर कटता है, जैसे आपने शुरुआत में कह दिया कि भाई यहां पर जिसका खुद का मफाद है उसको टिकट तो नहीं मिलेगा, अगर कोई पार्टी के लिए, कौम के लिए काम करते हैं, आपका ये मानना है। इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? पार्टी का छोड़ दिया, आपका क्या नजर है? सबसे आपके दोनों सवाल बड़े आसान है। पहला कि मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, तो मैं आपको पिछले 5 साल से बात कर रहा हूँ। 2019 में भी आपने कहा था कि मैंने आपको कहा था कि कॉर्पोरेशन लड़ने का मेरा कोई मूड नहीं है। मैंने कभी कहा भी नहीं कि मुझे कॉर्पोरेशन लड़ना है। सुनिए, अब भाई मेरे को जो आदेश असद साहब इम्तियाज भाई के साथ आएगा वो तो करना ही है। अगर असद साहब बोले नहीं तुम जनरल सेक्रेटरी नहीं, तुम मामूली कार्यकर्ता है, वहां जाके खड़े हो जाओ, तो मैं खड़े हो जाऊंगा। असद साहब जो बोलेंगे, इम्तियाज साहब जो बोलेंगे, वो मेरे लिए पत्थर की लकीर है। इंशाल्लाह वो बात को पूरी तरीके से निभाएंगे। दूसरी बात कि भाई कई सारे लोगों को रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मैं हमारे तमाम नगर सेवकों का शुक्रगुजार हूँ कि इन नगर सेवकों ने बड़ी मेहनत की, अपने वार्डों में बड़े अच्छे काम किए। हमारे कई सारे नगर सेवक जिनके काम लाजवाब रहे साहब। और ये फैसला किसको टिकट मिलना है, किसको नहीं मिलना है, ये तमाम फैसले इम्तियाज जलील साहब अकेले करेंगे। समीर साजिद बिल्डर की कोई हैसियत नहीं है कि आपको टिकट दे सके। मेरे खुद के लिए टिकट नहीं करा सका साहब, तो आपको क्या दिलाऊंगा? समीर साजिद बिल्डर आपके टिकटों का कोई जो है दिलाने की गारंटी नहीं ले सकता। जिसको भी टिकट मिलने वाला है, एक और एक इम्तियाज जलील साहब और दूसरे सबसे बड़े साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये दोनों फैसला कर सकते। समीर आपको टिकट नहीं दिला सकता। हाँ, समीर ये बोल सकता भाई इम्तियाज भाई से मिल लीजिए, असद साहब से मिल लीजिए, वो किसी को रिकमेंड तो कर सकते हैं सर? नहीं, मेरा एक भी रिकमेंडेशन नहीं है साहब, किसी का भी नहीं। मैं महाराष्ट्र के अंदर भागते फिरूंगा, कैंपेनिंग करता रहूंगा। टिकट किसको दिया जाना चाहिए, ये बड़ा औरंगाबाद की तरफ आपका ख्याल भी रहेगा। ये कांटों का ताज है, इम्तियाज भाई को मुबारक। तो आप ये किसी की तरह किसी का वो भी नहीं करेंगे? देखो, इम्तियाज भाई बोले समीर में जाइए, फुलमड़ी में जाके कैंपेनिंग करिए, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं अकोला जाने के लिए तैयार हूँ, महाराष्ट्र के हर कोने में फिरने के लिए तैयार हूँ, औरंगाबाद शहर के हद तक। और महाराष्ट्र के तमाम फैसले अकेले इम्तियाज जलील साहब, और इम्तियाज भाई के बाद अगर कोई आपको रेकमेंड कर सकता तो अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। दूसरा और अगर आपको बोलता है कि मैं मिला के टिकट दिला देता हूँ, बेवकूफ बना रहा आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ये थे समीर बिल्डर साहब। जैसे इनका ये मानना है कि महाराष्ट्र भर में जो इनकी मेहनतें यहाँ पर दिख रही है, जैसे इन्होंने कहा कि मेहनतें मेरी अकेले की नहीं है, ये तो इनका बड़प्पन है कि पार्टी के जिम्मेदारों को उसका पूरा क्रेडिट देते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि जान फूकना ये बड़ी बात है। होते तो कार्यकर्ता जरूर है, लेकिन उनके अंदर जान फूकना, उनको खड़े करना, वापस पार्टी के लिए इतनी मेहनत करना, ये तो समीर बिल्डर ने अपनी बखूबी अपने एक बहुत ही अच्छे अंदाज में उसको किया। जैसे इन्होंने कहा कि जिम्मेदारियां बड़ी हैं तो काम भी बड़ा होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात इन्होंने ये कही है कि टिकट जिस बार जिसको मिलेगा उसके काम की बुनियाद पर मिलेगा, उसका खुद का जाती मफाद कुछ नहीं रहेगा, उसको टिकट मिलेगा। अब आने वाले वक्त में देखना है कि कौन होगा, किसको एमआईएम टिकट देगी, कौन जीतेगा,
कौन हारेगा, कौन महापौर इस औरंगाबाद शहर में बनाएगा या महाराष्ट्र में। जैसे भाई ने एक बहुत बड़ी बात ये कही है कि आने वाले वक्त में जनता भी ये देखेगी कि एमआईएम किस तरीके से अपना परचम लहराता है। क्या होगा, कोई पार्टी में जाएगा या रुकेगा, देखने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। कैमरामैन आदिल खान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज।